प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। हुकूमत ने इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तजवीज़ पेश की, जिसे शहबाज शरीफ साहब ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने कहा कि आइए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बैठ कर बात करते हैं, और हुकूमत ने अपोजिशन की जमातों को दावत दी। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इसको मुस्तरद कर दिया। अब हुकूमत सवाल ये कर रही है कि अगर आप बैठेंगे नहीं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बात नहीं करेंगे, ई वोटिंग के पर अपनी राय का इजहार नहीं करेंगे बैठकर, और इंतखाबात के तरीक़ाकार को बेहतर बनाने के लिए हम डिस्कशंस नहीं करेंगे, रिफॉर्म्स नहीं लाई जाएंगी, तो फिर शफाफ इंतखाबात कैसे होंगे। दूसरी जानब नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक दूसरे पर शदीद बयानबाजी जारी है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं दोनों जानिब से और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इस पर हम बात करेंगे। आइंदा जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात हों या आम इंतखाबात हों, अभी क्या इसका 1% भी इम्कान मौजूद है कि इन हालात में अगर इलेक्शन हो जाएं तो इस पर यह शोर नहीं मचेगा जो आज मच रहा है, जो 2018 के इंतखाबात में मचा था। ख़दशा यह है कि अगर 2023 में इलेक्शन होते हैं, इसी तरीक़ा इंतखाब के तहत होते हैं, तो यही इल्ज़ामात दोबारा जो भी हुकूमत उस वक्त कायम होगी उस पर लगाए जाएंगे। तो आज फिर सियासी जमातें क्यों नहीं बैठ जाती हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। और कुछ सवालात जो हैं वो सईद गनी साहब ने पूछे हैं नून लीग से, और उनसे उन्होंने सवाल किया है कि आप जो ज़िमनी इंतखाबात जीते हैं पंजाब में और नौशहरा में, आप उसका हिसाब दें, जवाब दें कि आप ये कैसे जीत गए। यानी उनका ख्याल यह है कि ये इलेक्शन नून लीग जीत नहीं सकती थी और कैसे जीत गई, इसके पीछे की कहानी क्या है, इस पर वो सवाल का जवाब मांग रहे हैं। मेरे साथ खुरब शेर ज़मान साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया खुरब शेर ज़मान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ जो फ़ारूक हबीब साहब ने सवाल उठाया, अफनानुल्लाह साहब, उन्होंने आज वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात हैं, उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से जो बात कही है वो सुन लीजिए, फिर सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। पीपल्स पार्टी नून लीग से खास ये सवाल है कि हर इलेक्शन के अंदर आप एक दूसरे के ऊपर धांधली के इल्जामात लगाते हैं, लेकिन आप इलेक्शन रिफॉर्म से क्यों भाग रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब को ऐसा सिस्टम बता देना जिस सिस्टम से फिर धांधली को रोका जा सके। मुझे शहबाज शरीफ के अंदर जो है वो दिल में चोट नजर आ रहा है जब वो ई वोटिंग की मुखालफत कर रहे हैं। जी अफनानुल्लाह साहब वो सवाल कर रहे हैं कि आप फिर कोई ऐसा तरीक़ाकार बता दें जिससे धांधली को रोका जा सके। अगर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बैठकर बात नहीं करेंगे तो ये मसला कैसे हल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो 2017 में हुई थी, जिसके अंदर तमाम एक कमेटी बनी थी जिसके अंदर तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी सजेशंस दी थी, और उस सजेशन के तहत एक नया कानून लाया गया था। और फिर जो 2018 का जो इलेक्शन है वो उसी कानून के तहत हुआ था। अच्छा, ये जो बात करते हैं धांधली की, और कहते उसकी फिर ये साथ दलील ये देते हैं कि धांधली जो है वो ख़त्म हो जाएगी अगर ई वोटिंग या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आ जाएगी। इनको मेरा ख्याल है ना ई वोटिंग का अंदाज़ा है कि वो क्या होती है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का पता है। जो अभी हमारा निज़ाम है उसके अंदर आपको जो है वो पोलिंग स्टेशन लेवल के ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, ECP का स्टाफ होता है, पोलिंग एजेंट होते हैं, फिर इलेक्शन जो है वो पूरा उसका एक प्रोसेस है वो फॉलो होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अंदर तो देखें, मैं बटन दबाऊं, मैं लगाऊं शेयर पे ठप्पा, और वो पीछे डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाए और वहाँ पे ये चेंज कर दें, उसको बैट कर दें या कोई और कर दें, तो उसका तो कोई। और एक और चीज़ होती है, जो भी इलेक्शंस होते हैं ना उसके अंदर जो कोई भी बंदा किसी को वोट डाल रहा हो ये एनोनिमस रहना चाहिए, इसको एनोनिमिटी कहते हैं। आप जब ई वोटिंग करेंगे तो एनोनिमिटी इंश्योर करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये ट्रेस हो सकता है कि किसने किसको वोट डाला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको मामले की संजीदगी का अंदाज़ा है, इनको किसी ने ये एंगल दे दिया है कि आप इस राह पे भागना शुरू कर दो, ताकि 2023 का अगर आपने करा लिया तो हम 2023 का इलेक्शन। अच्छा, वैसे 2018 की तरह कर देंगे। पिछले दिनों प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई कुछ जर्नलिस्ट की, मैं भी उसमें शरीक था इत्तफाक से, तो आरिफ अलवी साहब ने इस पर बहुत तफसील से गुफ्तगू की है, और ऐसा लगता है कि उनकी एक्सपर्टीज़ है इसके ऊपर कि दुनिया में कहाँ कहाँ पर ये तरीका का राइज हो रहा है, फिर इसका मुतबादल कैसे होगा, यानी आप इसका जो बैकअप कैसे रखेंगे, ताकि आपके ये वाले सवालात हैं जो हैं कि अगर आपने शेयर पर ठप्पा लगाया और डेटाबेस में जाकर वो बल्ला सेव हो गया और उसके मुताबिक हो रहा है, तो इस शक को दूर करने के लिए आप बैकअप क्या रखेंगे। तो इसका कॉम्प्रिहेंसिव निज़ाम मौजूद है हुकूमत के पास। ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत को इसके बारे में पता ही नहीं है। जब तक आप उनके साथ बैठेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि उनको पता है या नहीं पता? देखिए, मेरी जो डॉक्टरेट है ना वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर है। मेरा ये सब्जेक्ट एरिया है कहते हैं, मैंने इसके अंदर डॉक्टरेट की हुई है।
मैं जब आपको ये बात कह रहा हूँ कि इस निज़ाम को रिक करना ज़्यादा आसान होगा कंपेयर टू जो अभी एग्जिस्टिंग निज़ाम है, मैं सारी चीज़ देख के कह रहा हूँ और मैंने इसको बहुत डिटेल में जाके देखा है। देखिए, बहुत बड़े मुल्क, बरतानिया में आज तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं है, यूरोप के बेतहाशा मुल्कों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं है, अमेरिका की मेजॉरिटी स्टेट्स में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं है। उसकी एक वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हैक करना नेटवर्क के लेवल के ऊपर, के लेवल पे, डेटाबेस के लेवल के ऊपर, क्लाउड के लेवल पे ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू आपका जो पेपर बेस्ड सिस्टम है उसके अंदर। और देखें, ये जो निज़ाम की, जिस निज़ाम की ये बात कर रहे हैं, उसमें कई 100 अरब रुपए की इम्प्लीमेंटेशन है उसकी। ठीक है, मसला ये है कि वैक्सीन के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है और प्रायोरिटीज इनकी कोई और है। और उसकी वजह है इनको ये किसी ने पढ़ा दिया है कि तुम बस ये करवा दो। तो पिछली दफा तो देखे ना, लाखों लोगों को मोबिलाइज करना पड़ा था, पोलिंग स्टेशनों पे कब्जा करना पड़ा था। अब वो हर दफा तो नहीं किया जा सकता ना। आपकी एक्सपर्टीज है, आपकी डॉक्टरेट इसमें है, आपकी एक्सपर्टीज है और आप जैसे अगर और लोगों की भी हैं, फिर तो आपको जरूर बैठना चाहिए हुकूमत के साथ जाकर और उनको सजेस्ट करना चाहिए कि जनाब आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, हमारी एक्सपर्टीज है और इसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ताकि उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए या फिर ऑल्टरनेट सिस्टम पे जाने के लिए बात हो। फिर तो आपको बैठना ही चाहिए सर। देखिए, मुझे 2018 में मैं जो नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ा था आरिफ अलवी साहब के मुकाबले में, तो मेरी आरिफ अलवी साहब से मुख्तसर तौर पे इसके ऊपर बात हुई थी और मुझे याद है जब मैंने उनको ये वाली दलील दी थी तो वो कह रहे थे तुम्हारी बात में वजन है। तो अब मुझे नहीं मालूम उनकी, अब अगर कोई उन्होंने नई दलील ले आए, लेकिन मैंने जितना चेक किया मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये काफ़ी एक तो बहुत ही संजीदा मसला है, इसकी इम्प्लीकेशन बड़े खौफनाक हैं और ये हो सकता है बड़े खौफनाक PTI के लिए भी हो जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत इतनी मजबूत नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर जो है वो इलेक्शन जो है उनको मतलब पोलिंग स्टेशनों के लेवल पे जाके आपने देखा 2018 में क्या हुआ, पोलिंग स्टेशनों पे कब्जे किए गए और फिर जो है RTS सिस्टम बिठाया गया। अब RTS सिस्टम भी इज़ अ फॉर्म ऑफ, उसका एक एलिमेंट है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का। जब आपके मुल्क में RTS बिठा दिया तो फिर वो भी बाकी काम भी तो हो सकते हैं। और देखिए, कोई भी दुनिया का निज़ाम हो, गार्बेज इन इज गार्बेज आउट। खुर्रम शेरजमान साहब जी, अब मैं ज़रा हुकूमत की राय भी ले लूं कि फिर इसमें रास्ता क्या होगा सर, अगर ये तमाम इसमें जो है वो शुगू को शुबहात मौजूद हैं, ये सिस्टम यूरोप के कई ममालिक में नाकाम हो चुका है, तो ये जो शोर मचता है हर इंतखाबात के बाद, तो ये तो ख़तरा है कि 2023 के इंतखाबात के बाद भी मचेगा। अच्छा देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो शोर मचता है, ये शोर खाली PMLN तो मचाती नहीं है, ये शोर खाली पीपल्स पार्टी तो नहीं या PTI तो नहीं, हर सियासी जमात की तरफ से हर इलेक्शंस के बाद, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे वो बाई इलेक्शन हो, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो, हर इलेक्शन के अंदर हमारे मुल्क के अंदर ये शोर मचता है कि जो इलेक्शन हुआ है वो धांधलीशुदा था, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था, वो सही तरीके से कराया नहीं गया। बड़े ज़माने तक कराची के अंदर आपको याद हो कहा जाता था कि ठप्पे के जरिए इलेक्शन जो है होता है। अभी जो इलेक्शन है 249 का हुआ है, इसके अंदर हम हैरान हैं कि एक सियासी जमात जीतकर सामने आ गई है, उसका वहां पर वोट बैंक नहीं था। तो ये चीजें चलती हुई आ रही हैं, हम बचपन से देखते हुए और बड़े हो गए हैं। अब बात यह है कि हम तो बात कर रहे हैं रिफॉर्म्स की, हो सकता है जो ये बात कह रहे हैं वो बात ठीक हो सकता है जो बात हम कह रहे हैं शायद वो गलत हो, लेकिन कम से कम जब एक टेबल के ऊपर बैठेंगे तो 4-5-6 सियासी जमातें बैठेंगी तो कोई अच्छी और ढंग की बात होगी, कोई बेहतर तजवीज़ ऐसी हो सकती है जो इनकी तरफ से आ जाए और वो हमारे दिमाग में ना हो, तो इनसे मिलकर बैठ के काम कर लिया जाएगा। मकसद ये है कि ऐसा काम किया जाए जिसके जरिए तमाम सियासी जमातें जो हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ चले जाएं। मायने कि अगर मेरा वोट 100 सीटों का है तो मुझे 100 मिले, मुझे 102 ना मिले, अगर इन्होंने जीतना है तो ये जीतें, कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम ना लगे। कभी इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है, कभी फौज के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है, कभी इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम लग जाता है। अब मैं चाहे जितनी मेहनत करूं, जो कुछ करूं, मेरा जितना वोट बैंक हो, मेरे जीत के बाद मुझे ये देखना पड़ता है कि मैंने धांधली करी है। लिहाजा हमारी इनसे ये गुजारिश है कि ठीक है, सियासत चलती रहेगी, इश्यूज होते रहेंगे, लान तान भी चलती रहेगी, लेकिन मुल्क को आगे तो लेकर जाना है ना, मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए। आपने कहा कि पैसा नहीं है, तो मेरी नज़र के अंदर इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर कराने पे जो पैसा खर्च करना है, जितना ज़रूरी ये काम है, इससे ज़्यादा ज़रूरी काम तो कोई है ही नहीं। मायने कि अगर जीतना है तो मेरी जगह कोई और जीत कर आ जाए तो मेरा तो हक किसी ने छीन लिया ना। तो मुल्क को बेहतर तरीके से अगर आपको चलाना है, मुल्क को कामयाबी की तरफ लेकर जाना है, तो उसका सबसे पहला कदम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। सो हमारी गुजारिश है तमाम सियासी जमातों से कि लेट्स सिट एंड फिर हम बात करेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि हो सकता है आपकी तजवीज़ बेहतर आ जाए, हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई ऐसा मशवरा आ जाए जो EVM से बेहतर हो, हम आपकी बात को मान जाएं, लेकिन बैठें तो सही टेबल पे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम आपको राजी कर लें और आप हमें कहें कि हाँ ठीक है, इसके अंदर सियासत नहीं हो रही है, ये मुल्क के मुफाद के लिए है।
क्योंकि देखें ये तो चलता रहेगा सिलसिला। आज हम इक़्तिदार के जो रिफॉर्म्स लाई गई थी या जो बात हुई थी अपोजिशन की सियासी जमातों ने मिलकर सबने बैठकर किया था, उसके नतीजे में भी तो जो है वो मुस्बत असरात मुरतब नहीं हुए। तो अब फिर अगर आप बैठ जाएंगे तो उन्हें आप पर यकीन ही नहीं है कि आप मुस्बत तरीके से कुछ कर सकते हैं। मरियम साहबा ने शायद इसीलिए रिजेक्ट किया है। देखिए सर जी, देखिए मेरी गुजारिश आपसे ये है कि बातचीत से नुकसान नहीं होता है। हम अपनी ज़ाती कारोबार के लिए, अपनी ज़ाती घर के लिए तो बात नहीं कर रहे ना, हम पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं। सो जब पाकिस्तान का मुफाद हो तो बार बार बात करना चाहिए, चाहे जितनी आपस की लड़ाइयों में बैठना चाहिए। देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी सेनेट के इलेक्शंस हुए, हमने कितनी कोशिश करी, हमने इनकी कितनी मिन्नतें करी, कितनी समाज करी कि देखिए बहुत ज़रूरी है कि हम शो ऑफ हैंड्स के ऊपर जाएँ। एक सिलसिला ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा कि इसको ख़रीदा, इसको बेचा। आपके सामने क्या कुछ हुआ। एक फॉर्मर वज़ीर आज़म का बेटा बैठ कर कह रहा था कि हाँ मैंने जो है ये सिलसिला चलाया, हमने कोशिशें की, मतलब खुलकर काम हो रहा था। आज भी मैं कहता हूं कि देखें जैसे सेनेट का इलेक्शन है उसके ऊपर भी शो ऑफ हैंड्स के ऊपर हमने जाना है ना, क्या फिर हम इंतजार करें जब इलेक्शन करीब आएगा फिर जाएंगे। सो लिहाजा अगर कोई भी सियासी जमात अगर मुल्क के साथ ईमानदारी के साथ चलना चाहती है, मुल्क के साथ वफादार है, तो मैं समझता हूं कि सबसे पहला कदम है कि बैठें टेबल के ऊपर और रिफॉर्म्स लाने के लिए जरूर बात की जाए। अमेंडमेंट जरूरी है। देखिए बेशुमार मेरे ख्याल से 49 अमेंडमेंट्स हैं जो कि जो हैं दी गई हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है, और उसके अंदर बेशुमार ऐसी चीजें जो आपके फेवर में भी जा सकती हैं, हमारे यहाँ भी जा सकती हैं। एक चीज़ जो सईद गनी साहब ने, अफनान साहब कही है, और सईद गनी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आप अगर हम जीत जाते हैं तो आप शकूक व शुबात का इजहार करते हैं और आप कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट से जीते हैं, लेकिन आप जब जीतते हैं तो कैसे जीतते हैं। सुनिएगा सईद गनी साहब ने क्या कहा है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी सिलेक्टर्स ने जो है वो शायद हमें जितवा दिया है। जिसका आप जीते, आप एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कैसे जीत गए। नौशेरा में PTI की जीती हुई सीट नून लीग जीत गई, कैसे जीत गए आप। 3 इंतखाबात हैं, उसके ऊपर भी सवालिया निशान है, आप उसका जवाब दें कि आप कैसे जीते हैं। सरदारी को जमानत मिल जाए तो डील है, अदी फरियाल को जमानत मिल जाए तो डील है, शहबाज शरीफ को जमानत मिल जाए, हमजा को जमानत मिल जाए, साद रफ़ी को जमानत मिल जाए, शाहिद खाकान अब्बासी को जमानत मिल जाए तो उसूलों की फतह है। ये दौरे मयार नहीं चल सकते हैं। बार बार इस बात को साबित करने पे तुले हुए हैं कि पीपल्स पार्टी ने डील कर ली। अफनानुल्लाह साहब एक चीज़ तो ये बताइए पहले कि जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि जी सिलेक्टर्स ने जो है वो पीपल्स पार्टी को जितवाया, इससे क्या मुराद है। सिलेक्टर्स पीपल्स पार्टी को क्यों जितवाएंगे, सिलेक्टर्स PTI को क्यों नहीं जितवाएंगे। देखिए इसके पीछे थोड़ा सा इसकी एक हिस्ट्री है जो ये उन्होंने बात की उसकी, और वो हिस्ट्री में थोड़ी सी उस पर रोशनी डाल देता हूँ। देखिए हमारा PDM का अलायंस बड़ा अच्छी तरह जा रहा था, हमने एक पूरा लाए अमल बनाया, हमने उस लाए अमल के तहत जो है वो बहुत सारे जलसे किए, और उन जलसों के बाद जो है वो उसकी कल्मिनेशन ये हुई कि हम इवेंचुअली सेनेटर जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जितवा गए नेशनल असम्बली से, जो कि बहुत बड़ी फतह थी हमारे लिए। और फिर चेयरमैन सेनेट का जब वोटिंग का टाइम आया तो हम लोग जो है हमारे नंबर सही थे, सब कुछ ठीक था, मगर उस वक्त मुझे याद है सईद गनी साहब ही थे जिन्होंने सेनेटर्स को कहा कि आप नामों पे निशान लगाएं, जिसकी वजह से फिर वो हम सेनेट का इलेक्शन हार गए, या इन्होंने जानबूझ के किया था या इनसे इन्होंने गलती हुई थी। इधर वन ऑफ द टू दे आर रिस्पॉन्सिबल पीपल पार्टी। फिर चले उसके बाद भी हम कुछ ना करते, लीडर ऑफ द अपोजिशन जो एक छोटी सी पोस्ट है जिसके पास कोई ज़्यादा बहुत लंबी चौड़ी ताकत भी नहीं है, उस पोस्ट के लिए इन्होंने हमसे किया हुआ मुआहदा तोड़ा, और खाली मुआहदा नहीं तोड़ा, जाके बाप पार्टी से इन्होंने वोट ले लिया और अपोजिशन को इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब जब ये कंसिस्टेंटली 3-4 चीज़ें हुई तो उसके बाद हमें ये समझ में आनी शुरू हो गई थी कि पीपल पार्टी अब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अपोजिशन करने में। देखिए 8 पार्टियों ने PDM के प्लेटफॉर्म पे ये डिसाइड किया कि हम इस्तीफे देंगे, पीपल पार्टी ने काम नहीं देंगे। तो ये एक चेन ऑफ इवेंट्स है जिनसे हमें ये समझ में आ रही थी कि पीपल पार्टी का मूड वो है ही नहीं। वो ये चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट भी चलती रहे और विफाकी हुकूमत भी चलती रहे। तो ये तो सही है सर, इसमें सिलेक्टर्स कहाँ से आ गए। ये नहीं चाहते, हो सकता है अपने सियासी मफाद के लिए फैसला किया हो, इसमें सिलेक्टर का ताना कहाँ से आ गया। नहीं, सिलेक्टर का ताना इसलिए आ गया ना कि आप बाप पार्टी से कैसे वोट ले लिया, बाप पार्टी के साथ आपका अलायंस हो कैसे गया। सारा पाकिस्तान जानता है बाप पार्टी किसकी है। अगर उनसे इन्होंने अलायंस करके ऑपोजिशन के खिलाफ ही वोट लेके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया है, इसका मतलब इनकी कोई ना कोई सेटिंग है वहाँ पे। हम ऐसी हवा में बात नहीं करते, हम बड़ा सोच समझ के कहते हैं, इसको कहते हैं। और दूसरा, मैं कुछ सईद गनी साहब ने और भी बहुत सारी बातें कर दी। मैं देखें ये मतलब कि हमने कोई ड्यू प्रोसेस से बाहर जाके चीज़ नहीं मांगी। क्या रिकाउंट कराना
जब 5% से कम जो है डिफरेंस हो वो हमारा राइट नहीं है? आप मुझे बताएं, क्या ये बात कहना कि जो है वो फॉरेंसिक ऑडिट करा दें इन जगहों का जहाँ पे हमें फॉर्म 45 नहीं मिले, क्या हमारा राइट नहीं है या हम कोई गलत बात कर रहे हैं? तो अगर हम ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ के अंदर रह के हम जो है वो अपनी चीज़ आगे बढ़ा रहे हैं तो उसके ऊपर रोने धोने की क्या बात है भाई? अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो फॉरेंसिक ऑडिट जो गलत हो जाएगा, रिकाउंट भी ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं कि आप पहले इसका जवाब दें कि आप ये डस्का का इलेक्शन कैसे जीत गए और नौशहरा का इलेक्शन पीटीआई की सीट पर आप कैसे जीत गए? आप इन सवालों का जवाब वो मांग रहे हैं आपसे। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या डस्का के अंदर पूरी कोशिश नहीं की गई हमें हराने के लिए? क्या वो बंदे नहीं गायब हुए धुंध में? तो ये हमारे खिलाफ 2018 का पूरा इलेक्शन जो है वो हमारे खिलाफ स्टेट मशीनरी इस्तेमाल हुई, हमारे लोगों को धक्के दिए गए, पोलिंग स्टेशनों पे कब्जे किए गए, फॉर्म 45 नहीं दिए गए और उसके बाद रिजल्ट चेंज किया, फिर आरटीएस सिस्टम बिठाया। तो ये पूरी ऐसे तो नहीं हम कह देते कि कोई बात है। बात ये है कि ये जो कह रहे हैं ना कि हमारी जमानत हो गई और इनकी जमानत जो है वो नहीं हुई, इन्होंने टोटल पिछले 2.5 साल में इनकी क़यादत ने 9 महीने जेल काटी है। 6 महीने जरदारी साहब ने और 3 महीने फरियाद तालपुर साहिबा ने। हमारी क़यादत ने 38 महीने जेल काटी है। ये मैं सिर्फ हमजा शहबाज, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। तो ये हमें किस बात के ताने दे रहे हैं भाई? हमारे शायद खाका, उसके अलावा अगर आप देख लें शरीफ फैमिली के बाद तो सारी हमारी किसी के खिलाफ ड्रग के केस बन रहे हैं, किसी को एफबीआर के नोटिस आ रहे हैं, किसी को एफआईए के नोटिस आ रहे हैं। तो हमारी कहाँ से डील हुई? हम तो अपोजिशन कर रहे हैं। आपने उस जो अपोजिशन का अलायंस था जो कामयाबी की तरफ जा रहा था, उसकी कमर में खंजर किसने घोपा? ये है सवाल एक्चुअल पूछने वाला। आप ये सवाल कहीं और लेके जा रहे हैं। आजिज जामरा साहब, आप अभी सुन रहे थे अफनान साहब को, इससे पहले आप इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहा करते थे, आज आपको सिलेक्टेड के ताने मिल रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि आपको सिलेक्टर्स ने जितवाया। तो इस पर ये अफनान साहब भी कह रहे हैं कि आपकी जो सरगर्मियां रही हैं पीडीएम के हवाले से और पीडीएम को नुकसान पहुंचाने के हवाले से, ये किसी के इशारे पर रही हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि जो दोनों जमायतें हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि धांधली हुई है। इन्होंने कभी नहीं कहा। और मैं आपके प्रोग्राम में दोनों से ये पूछना चाहता हूं, और खुर्रम शेर जमात तो पीटीआई कराची डिवीजन के सदर हैं। 2 दिन पहले खुर्रम अपने कारकुनों को क्या करते हुए, मिन्नतें करते हुए ऑडियो रिकॉर्ड हुई और वो नेशनल टीवी पे आई कि खुदा का वास्ता है टेंट तो लगवा दो। ये सारी आवाजें आई हैं। मिसाल के तौर पर इनका कैंडिडेट जो है वो जब इन्होंने अनाउंस किया तो इनके सिटिंग एमपीएस ने एहतजाज किया, घरों में बैठ गए और उन्होंने कहा कि हम आपका काम नहीं करेंगे। दूसरी बात कि इनके जो एमएनए हैं कल क्या कह रहे हैं, इलेक्शन के बाद की क्या सूरत हाल है। असलम खान इनका एक एमएनए है, वो क्या कह रहे हैं। तो मुझे क्या जरूरत है मैं इस नेशनल टीवी पे आके इनकी बातों का, सवालों का जवाब दूं। और दूसरी बात कि ये दोनों पार्टियां ये नहीं कह रही। मिसाल के तौर पर मैं दोनों दोस्तों से ये पूछना चाहता हूं और खुर्रम से भी ये पूछना चाहता हूं कि पूरे हल्के में 249 में कौन सी वो पोलिंग स्टेशन थी जहां पर धावा बोल दिया गया हो, जहां पर अमले को उठा दिया गया हो, जहां पर ठप्पे लगे हो, जहां पर वोटर्स को वोट दाखिल नहीं करने दिया जा गया हो। तो वो वीडियो क्लिप है आपके पास? किसी मीडिया चैनल ने ये चलाया है कि ये मुदाखलत की जा रही है, वोटर्स को वोट नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात आजिज जामरा साहब जो आप कहते हैं ना कि किसी पार्टी ने ये नहीं कहा धांधली हुई है, शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा तो है। उन्होंने कहा कि जब तक रिजल्ट्स आ रहे थे तो हम जीत रहे थे, जब आपने 6 घंटे के लिए रिजल्ट रोक लिए तो फिर आप जीतने लगे। इससे क्या मुराद है? तो इशू ये है, नहीं इशू ये है, तो मैंने ये कहा कि धांधली का तो कोई सबूत नहीं है ना इनके पास कि धांधली हो रही थी। अच्छा, दोनों को एतराज सिर्फ एक बात से है कि इनको अपने हारने से कोई दुख नहीं है। उनको एतराज हारने से नहीं है कि पीटीआई क्यों हारी या पीएमएल-एन क्यों हारी। उनको सिर्फ एक एतराज है, वो है कि पीपुल्स पार्टी क्यों जीती। हालांकि मुस्तफा कमाल के भी वोट बढ़े हैं, टीएलपी ने पीटीआई से ज्यादा वोट उठाए हैं, उस पर कोई एतराज नहीं है। सिंध में दूसरे भी जिमनी इंतखाब हुए, ये हारे, उस पर कोई एतराज नहीं है। मलीर के इलेक्शन में ये कहां पे इलेक्शन वोट लिया था, नंबर क्या था इनका, कोई इनको सूझबूझ है? बिल्कुल नहीं है। मतलब आपके अपने लोग आपके कैंडिडेट के खिलाफ हो, आप ग्राउंड पे मौजूद नहीं हो। अभी मैं आपको एक वीडियो क्लिप भेज रहा हूं इनकी कैंप की, पीएमएल-एन की। वहां बच्चे बैठे हैं टाफियों के, क्योंकि इनके कैंडिडेट ने डेली टाफियां बांटी थी। तो बच्चे बैठे हैं, पर्ची लेने वाला कोई नहीं है। तो खुदा का वास्ता, अभी आप गए इलेक्शन कमीशन में, हमें कोई एतराज नहीं है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। चलो पीपुल्स पार्टी जीती, वो तो एतराज है।
आप नीचे क्यों आ गए हैं, जरा वो तो ढूंढें। अच्छा, वैसे ये सवाल वैलिड है कि आप अभी खुर्रम शेरजमान साहब कह भी रहे थे कि हैरान कुन तौर पर पीपल्स पार्टी जीत गई लेकिन पीटीआई हार गई, इस पर तो ये तो हैरान कुन नहीं था ना, क्योंकि पीटीआई का जीतना तो शायद लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसका जवाब दीजिएगा कि आपके पास सबूत या नहीं है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं खुर्रम शेरजमान साहब। आज धामरा साहब की बातों का जवाब दे दें। वो कह रहे हैं कि आपका हारना हमारा जीतना अगर हैरान कुन था तो आपका हारना तो हैरान कुन नहीं था। दूसरा ये कि आप अब इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं, पीएमएलएन गई है, आपके पास धांधली के कोई सबूत हैं जो आप पेश कर सके? उस दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अच्छा देखिए, ये ना बड़ी इन्होंने मुनासिब बात कही और मैं डिनाई नहीं करूंगा इनकी बात पे। जो बात इन्होंने कही आज साहब ने कि हमें हैरत इस बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे जीत गई है, तो देखिए इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। ये इस बात पे हैरान गुजारिश ये है कि सिर्फ मैं हैरान नहीं हूँ, इस वक्त पूरा बल्दिया इस बात के ऊपर हैरान है। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना इस वक्त कराची की समझेंगे बदनाम तरीन सियासी जमात है। ये वो सियासी जमात है जिसने 14 साल के अंदर इक़्तिदार में रहते हुए भी बल्दिया के इलाके को ना पीने का पानी फराहम किया, ना स्कूलों में तालीम दी, ना अस्पतालों में इलाज दिया। आपको बल्दिया के इलाके में सिर्फ कचरा और जंगली कुत्ते मिलेंगे और कुछ मिलेंगे नहीं। हाँ, मैं इस बात के ऊपर जरूर हैरान हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत कैसे गई। देखे ना कि अगर मैं हार जाता पीएमएलएन से तो आप यकीन करें कि शायद मुझे इतना हैरत नहीं होती इस बात के ऊपर, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा मुकाबला उनके साथ है और 2018 में भी उनके साथ मुकाबला था। कुछ 100 वोटों से जो है हम उनके से हार गए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि किसी रेस में नहीं है, मैं मुकम्मल कर लूं फिर बोलिएगा जी साहब, मैं मुकम्मल कर लूं। देखें कि किसी सर्वे के अंदर पीपल्स पार्टी का नाम नहीं था। बड़ी बड़ी जो मीडिया की जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने सर्वेस कराए, कहीं पे नामो निशान नहीं था। 7वें नंबर 8वें नंबर पे। अच्छा, इनके कैंप्स भी खाली थे। अच्छा, आपने कहा आपके कोई सबूत है? देखिए हम वाहिद सियासी जमात थे जिन्होंने 2018 में भी सीएमएस सिस्टम यूज किया और हमने अभी भी 2021 में भी हमने यूज किया, क्योंकि हम बिलीव करते हैं रिफॉर्म्स के ऊपर, हम टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हैं। मेरे सारे कैंप्स के ऊपर शाम 5 बजे तक 16,822 लोगों ने आके वोटर स्लिप्स बनाई। अब इनके यहाँ क्या होते हैं, इनके अंगूठे लगाने वाला सिस्टम है, पर्ची वाला हाथ से लिखते हैं, ढूंढते हैं, पर्ची बना के देते हैं। हमने तो सिस्टम ऐसा रखा है कि लोग आईडी कार्ड आके बताते हैं और हम उनको बता देते हैं उनका वोटर नंबर कौन सा है, उनका कैंप कौन सा है। 16,822 लोगों ने हमसे वो आके स्लिप्स बनाई। मान लेते हैं 30%, 40% लोग हमारे स्लिप्स बनाने के बावजूद भी हमारे जो हमें वोट ना दिया, जाके किसी और को दे दिया। लेकिन सर वो 70% वोट हमारा कहाँ गया? मैं हर 1 घंटे के बाद अपने लड़कों को कॉल्स कर रहा था पूछने के लिए, यूसी इंचार्ज को, यूसी प्रेसिडेंट को। मुझे दोपहर में एक लड़के ने डांट दिया, बोला सर आप बार बार तंग करें, कैंप में रश लगा हुआ है। तो ऐसा क्या हो गया कि हमारा रिजल्ट ही तब्दील हो गया। 90 पोलिंग स्टेशन वो हैं जनाब जिसका रिजल्ट मेरे पास मौजूद ही नहीं है। अच्छा, फिर आप मुझे बताएं कि रमजान मुबारक का महीना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने रोजा खोलना है, उधर जाके इलेक्शन कमीशन के स्टाफ ने रोजा खोलना है, सुबह सैरी करनी है, 5-6 घंटे तक रिजल्ट आना क्यों रुक गया? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देखिए मलीर का इलेक्शन जो हम हारे ना, हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ था। पीपल्स पार्टी ने मलीर में हमें हरा दिया, हमने एक्सेप्ट किया कि चले आपने हरा दिया, आपका एरिया था, आप पिछले 1970 से जीतते आ रहे हैं। यहाँ तो सर आपका कोई नामो निशान ही नहीं था। लेकिन लोग आपके नाम से पत्थर उठाते हैं क्योंकि महीने में सर 2 घंटा महीने में 2 घंटा बल्दिया में पानी आता है। 2 घंटा। ये बल्दिया का वो इलाका है जहाँ पे 300-350 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। 14 साल से पीपल्स पार्टी इख्तियार में, ये कराची के पसमानदा तरीन इलाकों में से है। मैं इस इलाके को मैं बहुत घूमा हूँ और मैंने इस इलाके में काफी मैं बस मैं जानता हूँ पसमानदा तरीन इलाका है। लेकिन खुर्रम साहब मुझे एक चीज बताएं, एक आखिरी चीज सर, एक आखिरी चीज, दूसरी चीज ये कि फैसल वाडा साहब ने पिछले 2 साल में 35 करोड़ रुपए खर्च करे। वो तो हम कागज पे आपको पीडब्ल्यूडी की फाइल्स दिखा सकते हैं। जो यहाँ की सड़कें हमने बनाई, पानी तो हम नहीं दे सकते थे ना, वो तो पीपल्स पार्टी ने देना है। सड़कें बनाई, स्कूल बनाए, पार्क्स बनाए। आपके पास कोई 35 रुपए का कागज है? हाँ जरूर होगा। इस 1 महीने के अंदर इलेक्शन जब अनाउंस हुआ तो आपने कराया। 1 महीने से पहले आप मुझे कुछ दिखा दें, 35 रुपए का आपने काम कराओ। तो क्या बल्दिया के लोग पागल हैं आपको वोट देंगे? उनका दिमाग खराब है? हैरत की बात है। हाँ, मैं एग्री करता हूं जो बात इन्होंने एक बात और कही
कि हमारे कुछ सीनियर मेंबर्स की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स आई जो कि काबिल कबूल नहीं है। होते हैं हर पार्टी के अंदर इस किस्म के लोग होते हैं जिनको ये एहसास नहीं होता कि आज वो MNAs बन गए, आज MPs बन गए। वोट तो देखिए इमरान खान का ही है ना, अगर पीपल्स पार्टी का भी कोई शख्स मिनिस्टर बनता है तो उसकी लीडरशिप का वोट है। तो अगर लोगों का एहतराम नहीं है तो मेरे ख्याल से जब वक्त आएगा तो जरूर वो सबक सीखेंगे। हर पार्टी के अंदर हर किस्म का शख्स होता है। अच्छा, वैसे खुर्रम साहब आप ये कह रहे हैं कि आपको इस बात पर हैरत है कि पीपल्स पार्टी यहाँ से कैसे जीत गई, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कभी कुछ कराया नहीं, लेकिन आप अगर जीत जाते तो आपको इस बात पर हैरत ना होती कि पीटीआई यहाँ से पीटीआई कैसे जीत गई यहाँ पे? आप पीटीआई के जीतने से आपको हैरत ना होती? क्योंकि जो लोग फैसल वाडा साहब के बारे में वहाँ पर ख्यालात रखते हैं वो भी मुख्तलिफ नहीं है। नहीं देखें, फैसल वाडा के बारे में लोग ये जरूर कहेंगे, मैं एग्री करता हूं कि वो इलाके में गई नहीं क्योंकि मिनिस्टर थे, 100 जिम्मेदारियां MNA थे, इस्लामाबाद में होते हैं। लेकिन फैसल वाडा के लिए हर किसी ने तारीफ की जब मैं वहां पर कैंपेन के लिए जाता था कि फैसल वाडा आया नहीं लेकिन उसने हमारे इलाके को बेहतर किया, हमारे हल्के में पैसा खर्च किया, रोड वहां पर टूटी फूटी सड़कें होती थी, गलियां बना दी, बेशुमार काम करा दिए। तो इसी वजह से तो कॉन्फिडेंस था कि जीतेंगे। इन्होंने क्या करा, ये जीत गए। मैं आपसे पूछता हूं ना क्या करा इन्होंने? लेकिन खुर्रम साहब 8,000 वोटों का या 7,000 वोटों का फर्क आप देखिए ना, आप रिकाउंटिंग की दरखास्त कर रहे हैं कि जी रिकाउंट किया जाए। रिकाउंटिंग में तो 200, 400, 500 वोटों का फर्क निकलता है, 7,000 वोटों का फर्क रिकाउंटिंग से तो नहीं निकल सकता, फॉरेंसिक से निकल सकता है। देखिए गुजारिश ये है कि जब इलेक्शन ये इलेक्शन जब रिग होता है ना, जब इलेक्शन पूरा ही आपका धांधलीशुदा इलेक्शन होगा तो फिर उसमें तो ये तो जो स्क्रिप्ट होगी स्क्रिप्ट के हिसाब से होगा। इनको पता नहीं किस लिए नवाजा, क्या इन्होंने तरीकेकार निकाला। अच्छा, मैं एक शाबाशी जरूर दूंगा पीपल्स पार्टी को कि जिस तरीके से इन्होंने काम चलाया है ना, पता नहीं पड़ सका कि इन्होंने करा क्या। हम तो लगे हुए कोशिश में कि इनको जरूर पकड़ लेंगे। इन्होंने क्या खेल खेला है। सईद गनी साहब भी वहां पे लगे हुए थे, इनके ये तो आपकी साथी है ना कि आपको ये भी पता नहीं है कि उन्होंने धांधली की कैसे है, तो फिर आप साबित कैसे करेंगे इलेक्शन कमीशन? सर तकरीबन पहुंच गए, हम तकरीबन पहुंच गए, लेकिन वो सबूत देंगे इंशाल्लाह ताला। मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूं। अच्छा। काफी हद तक देखिए ना, मैं बस ये बात खत्म करते हुए कह रहा हूं कि इसीलिए हम गुजारिश कर रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर रिफॉर्म्स लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिफॉर्म्स लेकर आए ताकि आइंदा कभी कोई सियासी जमात जीते तो ये ना कहे जाए कि उसने धांधली करी है। जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगे तमाशा चलता रहेगा। ये मुझको कहेंगे, मैं इनसे कहूंगा। जी आजिज सामरा साहब, एक तो ये ना कि रिफॉर्म्स की तरफ आप लोग क्यों नहीं आते हैं? रिफॉर्म्स में सबका फायदा है और नहीं होंगी तो सबका नुकसान है। और दूसरा ये कि वो कह रहे हैं सबूत हमने इकट्ठे कर लिए हैं, देर से अगरचे किए हैं, लेकिन अब हम इसको जाकर इलेक्शन कमीशन को देंगे। आप जो कह रहे हैं सबूत नहीं है, ऐसा नहीं है, सबूत हैं उनके पास, वो बता नहीं रहे। देखिए आप फिक्रमंद क्यों हो रहे हैं खुर्रम भाई कि ये आखिर पीपुल्स पार्टी जीत कैसे गई, ये आप छठे नंबर पे आए कैसे? ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है भाई, ये सब जानते हैं। आपके अपने MNA जानते हैं जिन्होंने असलम खान ने बयान दिया, ओ भाई आपके इमरान खान की मेहरबानी है हम पे जिसकी वजह से जीत पाए। तो मेरे भाई आप अपनी पॉलिसी पे रिव्यू करें। आपकी ये अवाम दुश्मनी, दवाई महंगी कर दी आपने, पेट्रोल महंगा कर दिया आपने, गैस महंगी कर दी आपने, लोड शेडिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप, महंगाई के जिनको कंट्रोल नहीं कर रहे आप, आपके अपने मेंबरान आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। यही वजह है कि आप छठे नंबर पे और हम पहले नंबर पे आ गए हैं। और दूसरी बात, जहां तक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं ना, पीटीआई को रिफॉर्म्स की जरूरत क्या है? आप तो इत्माद करें ना, ये जो पोल होते हैं, ये जो सर्वे आ रही है, आप रिफॉर्म्स लाएं, सर्वे में आप जाएं, परेशान हो उनसे पूछें जिन्होंने ये सर्वे बनाया आपके लिए। आप तो तकिया रख के सो गए रिफॉर्म्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखें तीनों कैंडिडेट में से पीपुल्स पार्टी का वाहिद कैंडिडेट था जिसने 2018 की भी इलेक्शन लड़ी और अब भी इलेक्शन लड़ी। इनके कैंडिडेट के खिलाफ इनके MPA खिलाफ थे और PMLN के कैंडिडेट भी फर्स्ट टाइम आए थे। तो ये भी तो फर्क एक पड़ता है ना। दूसरी बात, आप मुझे उस पोलिंग स्टेशन का नाम बताएं जहां पर आपने महसूस किया कि फायरिंग हो रही है, जहां पर फायरिंग हो रही है, जहां पर वोटर्स को आने नहीं दिया जा रहा। आप वो पोलिंग स्टेशन का नाम कौम को बताएं जहां पर आपने अपनी आंखों से देखा कि वोटर्स को वोट देने नहीं दिया जा रहा था। पोलिंग स्टेशन का नाम ले लें। सही है। अच्छा एक चीज में फिर डॉक्टर खान साहब मुझे ये बताइए कि इन्होंने फरमाया जी, चलें खुर्रम साहब अगर मुझे इजाज़त दे दें तो वैसे मैं डॉक्टर अफनान को शामिल करके फिर आपके पास आ जाता हूँ। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि यहाँ अब इस बात का कोई इम्कान मौजूद है
कि आप पीपल्स पार्टी के साथ दोबारा पीडीएम में शामिल हो जाएं, यानी आप मौलाना फजल रहमान साहब से कह रहे हैं या मौलाना फजल रहमान साहब पीपल्स पार्टी से कह रहे हैं कि हमने आपके इस्तीफे कबूल नहीं किए, वापस आ जाएं। अब अगर ये वापस आ जाते हैं तो क्या आप पीपल्स पार्टी के साथ बैठना चाहेंगे, एक ऐसी पार्टी के साथ जो करप्ट है? आप कह रहे हैं कि इन्होंने ओमनी के ग्रुप्स के जरिए से माल बनाया है जो इन्होंने इलेक्शनों में खर्च किया है, और क्या आप एक ऐसी पार्टी के साथ जो सिलेक्टर के साथ मिल गई, आप उनके साथ बैठना चाहेंगे अगर मौलाना फजल रहमान इनको मनाकर वापस ले भी आते हैं तो? जी देखिए, जो NA 249 की हद तक हमारी इनके साथ तनाव है वो तो उस इलेक्शन से रिलेटेड ही है, और जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हमारा एक हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो कर रहे हैं और वो हम फॉलो करते रहेंगे। हमारी ये ख्वाहिश ज़रूर है कि PDM के अलायंस के अंदर पीपल पार्टी हमारे साथ हो, और हम नहीं चाहते कि हमारी अपोजिशन मज़ीद और डिवाइड हो, लेकिन ज़ाहिर है हमारी कुछ अपनी भी आइडियोलॉजी है और हमारी अपनी भी कुछ जो है वो मजबूरियाँ हैं। हम जो है वोट को इज्जत दो कि जो हमारी आइडियोलॉजी है उससे हम पीछे नहीं हट सकते। लेकिन सर आप अपनी आइडियोलॉजी को सामने रखते हुए क्या एक ऐसी पार्टी को के साथ एक अलायंस बनाना चाहेंगे कि जो ड्रैगिंग करती है इलेक्शन में? देखिए, जो अलायंस हो, जैसे PDM का अलायंस है, ये एक मिनिमम कॉमन एजेंडा होता है जिसके अंदर हम एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं और फिर उन नुकात की हद तक हम एक साथ रहते हैं। जब वो नुकात पूरे हो जाते हैं तो हम अलग हो जाते हैं। तो कैसा लगेगा जब आप मिलकर आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कहेंगे कि इमरान खान धांधली से आए हुए हैं? पीपल्स पार्टी भी कह रही होगी, आप भी कह रहे होंगे इमरान खान धांधली से आए हैं। कैसा लगेगा आपको कि आप अपनी इत्तेहादियों पे भी वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन को तो हम बिल्कुल जो है वो रिजेक्ट करते हैं, और मैंने खुद इलेक्शन लड़ा था। हमारे साथ जो कुछ हुआ मैंने उसका खुद फर्स्ट हैंड एविडेंस में मुझे खुद मालूम है। तो वो एक सेपरेट कहानी है। देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर जो है इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हम अगर बहुत इनफ्लेक्सिबल भी होंगे तो वो भी ठीक नहीं होता, और बुनियादी तौर पे आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। और हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि जो फ्री एंड फेयर इस मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, और जो ये बार बार इलेक्शनों के अंदर जो है वो गैर जमहूरी कुव्वतें आके जो अपना अमल दखल करती हैं उनको ख़त्म करना। और हमारा देखिए हम रिफॉर्म में बात करने के लिए तैयार हैं। हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाले मामले को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। मरियम साहबा ने वैसे रिफॉर्म्स पर बात करने से भी इनकार किया। और एक बात मरियम साहबा कह रही है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे भी बात नहीं करेंगे। नहीं, देखिए वो मैं उसका बैकग्राउंड मैं उसका बैकग्राउंड बता दूं। देखिए, हमने इनसे फैटफ के ऊपर बात की, ये बाहर निकल के कहते थे हमसे NRO मांग रहे हैं। हमने इनको कहा कि हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा इनसे कि हम आपके साथ अपना इकोनॉमिक एजेंडा शेयर करते हैं, हम इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि ये हमसे NRO मांग रहे हैं। तो यहाँ तो देखिए ना, हुकूमत जो है वो संजीदगी का मुजाहरा करे और ये NRO वाली रट बंद करे, तो हम जरूर इनके साथ बैठने के अच्छा से डॉक्टर साहब ये बताएं कि 2018 के इंतखाबात में, लेकिन एज ऑफ टुडे तो बहुत मुश्किल। क्या 2018 के इंतखाबात में आपका पीपल्स पार्टी ने भी धांधली की थी या सिर्फ PTI ने की थी, या सिंध में पीपल्स पार्टी ने भी की थी? देखिए, जो 2018 का इलेक्शन था वो कुछ जगहों के ऊपर तो बिल्कुल उसमें कोई वो लेजिटिमेसी नहीं थी। मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान में कोई इलेक्शन नहीं हुआ, कराची में मोर और लेस कोई इलेक्शन नहीं हुआ। पंजाब में जो है वो पूरी स्टेट ने ताकत लगाई हमारे लोगों को हराने के लिए। उसके लिए प्री पोल रिगिंग की गई, जिसमें आपको पता है एक पार्टी को बनाया गया, उस पार्टी को उठाया गया। और मैं ये बात कोई ढकी छुपी बात नहीं कह रहा। तो ये तो मतलब हमारी जो है वो तारीख का एक हिस्सा बन चुका है ना। हम यही चाहते हैं कि ये जो अमल दखल है जो बार बार होता है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ कमज़ोर होती हैं, जिसके वजह से मसाइल क्रिएट होते हैं, वो चीज़ बंद होनी चाहिए। और अगर ये बंद नहीं होगी तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से ज़्यादा बड़ा मसला इस वक्त ये है कि 21% टर्न आउट था। ये इसका मतलब ये है कि आवाम का जो कॉन्फिडेंस है वो इसके अंदर ख़त्म होता जा रहा है इस पूरे सिस्टम के अंदर, और ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है। और देखिए, आवाम का कॉन्फिडेंस ख़त्म तब होता है, मैं बस एंड कर रहा हूँ, आवाम का कॉन्फिडेंस तब ख़त्म होता है जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते। उन्हें पता होता है हम वोट डालेंगे, किसी को निकलेगा कहीं और एक आखिरी बात यह है कि देखिए, दुनिया का बेहतरीन निज़ाम भी हो, अगर गार्बेज इन होगा तो गार्बेज आउट होगा। आप दुनिया का बेहतरीन निज़ाम ले आएँ, लेकिन अगर जो चलाने वाले हैं वही फ्रॉड करना चाहते हैं, वही क्या कहते हैं अपने मुल्क के दुश्मन बन गए, तो वो आप जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग धांधली फिर भी होगी, लोग फिर भी यही कह रहे होंगे जो भी कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक ले लो, फिर वापस कंक्लूड करते हैं तमाम मेहमानों की राय लेकर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। खुर्रम शेर जमान साहब, आप की दावत को अपोजिशन क्यों कबूल करे कि माजी में जब आपने उनको दावत दी और वो आए आपके साथ बैठे तो आपने उनका मजाक उड़ाया कि जी आप एनआरओ मांग रहे हैं, फेटफ की वो बात कर रहे हैं कि हम आए, हमने तजावीज़ दी और आप कहते हैं कि जी एनआरओ मांग रहे हैं, और इसी तरह से नैब के हवाले से नैब के कानून में वो आए और आप कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं, तो आप क्यों वो आपके साथ आकर बैठेंगे जब आप उनका बाद में मजाक उड़ाते हैं? अच्छा देखिए सर, दो चीज़ें हैं ना। पहली तो आपने शुरू में इनसे बात पूछी रिगार्डिंग इनके पीडीएम का और वापस इन सब का एक साथ मिलकर बैठना, तो देखिए वो तो मैं आपसे बता दूं कि पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल क्यों नहीं है, पहले भी नहीं था और ये टूटना था। आपको याद हो कि कुछ महीने पहले ही डेढ़ साल पहले जरदारी साहब फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ जो है वो कौमी चोर है, ये हरियों को चोर है, अगर हमने इसको माफ़ कर दिया तो कौम हमें माफ़ नहीं करेगी। ये जरदारी साहब के अल्फाज हैं, रिकॉर्ड के ऊपर हैं। और इसी तरह शहबाज शरीफ फरमाते थे कि जरदारी में तुम्हारा पेट फाड़ कर जो है लूटा हुआ पैसा निकालूंगा। तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो जाहिर है कि जब एक दूसरे के बारे में ऐसी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं तो इन्होंने कभी साथ तो बैठना नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये ऑन रिकॉर्ड है कि जब FATF की बात हुई थी तो इन्होंने डिमांड तो यही करी कि हम जरूर बैठेंगे साथ, मुल्क के मुफाद की बात है, लेकिन हमारे ऊपर केसेस ना किए जाएं, हमें नैब के केसेस से बाहर निकाला जाए। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और ये दोनों दोस्त मेरे इस बात को सेकंड करेंगे कि इनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, जिनकी वजह से जेलों में गए, वो केसेस कोई इमरान खान ने नहीं करे थे। वो केसेस वो थे जो जरदारी ने नवाज शरीफ पे किए हुए थे, नवाज शरीफ ने जरदारी पे किए हुए थे। इनका अपना बनाया हुआ नैब था, इनके मर्जी के लोग थे, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? आपने केसेस करे, हमने उसको आगे बढ़ाया, हमने नैब को आज़ाद कर दिया। पहले नैब को आप इस्तेमाल करते थे एक दूसरे के खिलाफ, कभी बिठा देते थे, कभी खड़ा कर देते थे। सो लिहाजा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज की आपकी जो डिस्कशन में रही है आपके शो के अंदर, वो यही है कि मुल्क के मुफाद की खातिर, मुल्क की बेहतरी की खातिर तमाम सियासी जमातों को अपने इख्तलाफात होने के बावजूद भी टेबल पर बैठना चाहिए, ताकि हम जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आने वो हम लेकर आएँ। मुझे तो इस बात के ऊपर यकीन है कि अगर ये चाहते हैं कि 2 नंबर रास्ते से इन्होंने आना है तो ये कभी भी टेबल पे नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर ये समझते हैं कि इनका आज भी मैंडेट मौजूद है, ये आने वाले 2023 के इलेक्शन में जीत कर अपनी हुकूमत बना सकते हैं, तो ये जरूर बैठेंगे। वरना याद रखें, नहीं बैठेंगे, ये रास्ता ढूंढता रहेंगे, कोई शॉर्टकट ढूंढेंगे, कोई नया रास्ता निकालेंगे कि रिगिंग के जरिए आ जाए। अदरवाइज अगर इनका दामन साफ है तो जरूर बैठेंगे। जी आज जामरा साहब बैठेंगे रिफॉर्म्स के लिए, नहीं बैठेंगे? देखिए पहली बात तो यह है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, इसलिए पीटीआई जो है वो कब तक इन झूठों का सहारा लेते लेते और ये जो सर्वे का सहारा लेते आएंगे। तो ये जो इलेक्टोरल फार्म है, जो अपनी रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में ये सर्वे वाले जो नक्शे हैं इनका तावीज करा के बाजू में बांध लें, अच्छी बात रहेगी, या फ्रेम करके अपने ड्राइंग रूम में रख दें। आइंदा इलेक्शन भी आप इन सर्वे के ऊपर लड़ना और ग्राउंड पे भाईजान रिफॉर्म्स की तो ये बात ही नहीं करते। ये तो कहते हैं कि जी सर्वे ने हमें नंबर 1 पे रखा, अब हम नंबर 6 पे क्यों आए। ये रिफॉर्म्स की बात नहीं करते। और दूसरी बात, ये हमें कह रहे थे कि जी नेब आजाद है, ये सब कहे, तो भाई आपने तरीन ग्रुप को वो पांव पड़ के मिन्नत करके प्राइम मिनिस्टर ने क्यों मुलाकात की, जब उनके ऊपर इल्जाम है। उसी के ग्रुप में कहीं नहीं ये लिखा कि आपने अपने MNA MPA जो नाराज से उनसे मुलाकात होती। अगर आप ये प्रेस रिलीज निकालते कि आप अपने नाराज अरकान से मिल रहे हैं तो आपकी इज्जत बच जाती। चले आज एक मिनट मौका दीजिएगा डॉक्टर खान साहब, मुझे बताइए अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं और मुज़ाकरात नहीं तो फिर? देखिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में निज़ाम से अहम बात जो है ना वो सोच की तब्दीली की है। मैंने जैसे पहले कहा कि आप जो मर्जी दुनिया का निज़ाम ले आएँ, अगर उस निज़ाम को चलाने वाले लोग ही उसको रिक करना चाहेंगे तो आपको कोई ना कोई रास्ता हर दफ़ा मिल जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और अगर हमें सोच तो तब्दील 2050 तक नहीं होगी तो लड़ाई झगड़ा जारी रहेगा क्या? मतलब सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना। अगर लोग इशारा काटना खुद अखलाकी तौर पर नहीं छोड़ेंगे तो फिर कानून बनाना पड़ेगा कि इशारा काटने वाले को पनिश किया जाएगा, तो कानून तो बनाना पड़ेगा ना। जी नहीं, लेकिन देखिए 22 करोड़ कानून तो है ऑलरेडी, 22 करोड़ लोगों पे 22 करोड़ पुलिस वाले नहीं बिठा सकते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुछ चीज़ें हमें खुद अपने अंदर तब्दीलियां लानी पड़ेंगी। ठीक है, देखें अगर हम खुद ये इस बात को ना माने कि हमने कोई ना कोई रास्ता निकालना ही निकालना है। आप कह रहे हैं जितना भी अच्छा कानून बना लिया जाए, कितनी भी अच्छी रिफॉर्म्स हो जाए, अगर किसी ने करनी है तो वो धांधली। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, आज जामरा साहब, खुर्रम शेर जमान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।